गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे हो, सब लोग अपना ध्यान रखो। ठीक है। और अब हम लोग आज स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स के। ठीक है। प्राचीन भारत के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, उसके आगे का पार्ट हम लोग देखेंगे। 2 पार्ट हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग के तीसरे पार्ट में 150 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन है कि भारतीय शासन के प्राचीन शब्द, भारतीय शासन में जो प्राचीन शब्द है सत्यमेव जयते, ठीक है, वो कहाँ से लिया गया है, किस ग्रंथ से लिया गया है? तो वो लिया गया है, उपनिषद है एक, मुंडकोपनिषद। ठीक है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो उचित समतावादी पद्धति थी, कोई ऊंच नीच नहीं था, सब एक समान रूप से थे। ठीक है, के साथ समान व्यवहार होता था। ईंटों की कृत्रिम गोदी या डॉकयार्ड या पत्तन वाला एकमात्र जो सिंधु स्थल है वो कौन सा है? तो वो लोथल है। ठीक। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्राय अपने मकान बनाते थे, किससे बनाते थे? पक्की ईंटों बनाते थे, पक्की ईंटों से बनाते थे। हालांकि कहीं कहीं कच्ची ईंटों का भी देखने को मिलता है प्रयोग। पुराने विद्या का अभिप्राय है जो पुराने विद्या का अभिप्राय है, इसका मतलब होता है कि शिलालेखों का अध्ययन करना। ठीक है, पुराने विद्या यानी शिलालेखों का अध्ययन करना। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन से था? तो धान्यागार या अन्यागार। हड़प्पा उत्पादन में अग्रणी था, किस चीज के उत्पादन में अग्रणी था? तो कपास के उत्पादन में। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा के निवासी कौन थे? शहरी लोग थे, नगरीय सभ्यता थी ना। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह वाला नगर था वो लोथल था। कि वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? तो सामवेद की जो संहिताएं हैं उसी से सारेगामापा जो हमारा निकला है ना संगीत का, उसका जो उद्भव हुआ है वो सामवेद से ही हुआ है। वैदिक युग में राजा रानी अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते हैं? बलि कहते हैं। वैदिक युग में बलि जो है ये स्वेच्छाचारी कर, जो जनता राजा को स्वेच्छा से देती थी। हालांकि उत्तर वैदिक काल में ये जाके अनिवार्य कर हो गया और उत्पादन का 1/6 भाग जो है कर के रूप में दिया जाने लगा। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी, व्यवसाय पे आधारित थी। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पे आधारित थी। क्षत्रिय के घर पैदा होने वाला क्षत्रिय, ब्राह्मण के घर पैदा होने वाला ब्राह्मण, ठीक है, शूद्र के घर पैदा होने वाला शूद्र। तो अगर ये मान लीजिए क्षत्रिय है, कोई व्यक्ति मान लीजिए सेना का कार्य करता है, ठीक है, तो अगर मान लो इनके यहाँ कोई बेबी पैदा हुआ तो वो भी क्षत्रिय हो जाएगा। ठीक। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? इसके बारे में कोई खास प्रमाण नहीं है, लेकिन हाँ बोली जाती है कि चित्रात्मक लिपि, इसी को बोलते हैं पिक्टोग्राफिक या ब्रुस्तोफेदन लिपि। आर्य जातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ थी? तो सप्त सिंधु प्रदेश में, सिंधु प्रदेश। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? सिंधु अर्थव्यवस्था कृषि मूलक अर्थव्यवस्था थी। प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम बताइए। क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता। पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन है? तो पुरालेख शास्त्र शिलालेखों का अध्ययन किया जाता है। पुरालेख शास्त्र में कौन सा वेद जो है धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? बताइए कौन सा वेद है जो धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? यजुर्वेद। आगे देखते हैं, भारत का कौन सा क्षेत्र एक समय अवंतिका के नाम से जाना जाता था? मालवा का जो क्षेत्र है वो अवंतिका के नाम से जाना जाता था। और जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन से थे?
तो ऋषभ देव थे जैनियों के पहले तीर्थंकर। 22वें कौन थे? अरिष्ट नेम की में रहेगा। और 23वें थे पार्श्वनाथ, ठीक है। 24वें में तो महावीर स्वामी, ठीक है। और त्रिपिटक ग्रंथ जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें है सूत्र पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक में रहेगा, है ना। तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम और मणिमेखले नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? तो ये हिंदू धर्म से संबंधित है। बताइएगा इनकी रचना किसने की थी? बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय विद्या का महान केंद्र था बौद्ध धर्म का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मानव के दुखों के लिए अष्टांगिक मार्ग प्रतिपादन किया था। किसने प्रतिपादित किया था? गौतम बुद्ध ने। अष्टांगिक मार्ग किसने दिया था? सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? तो सिकंदर महान का शिक्षक अरस्तु था। सिकंदर और पोरस की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? तो झेलम नदी के तट पे। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? तो बिंदुसार जो है बुद्ध का समकालीन था, बिंबिसार। बुद्ध धम्म और संघ मिलकर क्या बनाते हैं? तो ये बुद्ध धम्म और संघ मिलकर त्रिरत्न बनाते हैं। त्रिरत्न नहीं, त्रिरत्न। वर्धमान महावीर किस नाम से विख्यात हैं? तो वर्धमान महावीर जेना के नाम से विख्यात हैं। या जिन, यहाँ पे मुझे कुछ जैना सही नहीं लग रहा है, जहां तक होगा जिन होगा, ठीक है। भारतीय इतिहास के युगों में किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? तो बुद्ध के युग में जो है क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे। कैसे? महात्मा बुद्ध भी जी वो थे, क्षत्रिय थे, और महावीर स्वामी भी क्षत्रिय थे। उस गणतंत्र का नाम बताइए जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जातियों का संघ था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की जातियों का राज्य संघ था, तो वो वज्जी था। नेक्स्ट देखते हैं, कैवल्य में कौन से धर्म से संबंधित है? ये नहीं होगा। कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। गौतम बौद्ध कौन से गढ़ राज्य से थे? तो ये कपिलवस्तु के साक्यगढ़ राज्य से थे। कपिलवस्तु के साक्यगढ़ राज्य के मुखिया थे इनके पिताजी, गौतम बुद्ध के, ठीक है। अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ बुलाई थी? तो अशोक ने तीसरी बौद्ध परिषद बुलाई थी पाटलिपुत्र में। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? अर्थशास्त्र की रचना की है कौटिल्य ने। नेक्स्ट देखते हैं, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध परिषद को संरक्षण दिया गया था? तो अशोक के द्वारा तृतीय बौद्ध परिषद को संरक्षण दिया गया था। नेक्स्ट, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला? यूनानियों को भारत से बाहर निकालने वाला कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। आगे देखते हैं, शिलालेखों में किस राजा को देवनाम पिया प्रियदर्शी या देवताओं का प्रिय कहा गया है? अशोक को। अशोक को कहा गया है। कहा जाता है कि सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आया था। किसके शासनकाल में आया था? तो पार्थियन के शासनकाल में आया था। किसने भारत पर सबसे पहले चढ़ाई की थी? तो डेरियस प्रथम ने सबसे पहले, या दारा प्रथम ने सबसे पहले चढ़ाई की थी। हालांकि यहाँ सबसे पहले सफल चढ़ाई किसने की? सफल आक्रमण, पहले सफल लिखिए यहाँ पे, वो बता रहे हैं। 558 ईसा पूर्व में साइरस द्वितीय, ठीक है, अखमनी ईरानी साम्राज्य का संस्थापक था। ईरानी साम्राज्य का संस्थापक था, जिसने पश्चिमोत्तर ईरान में एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना। इसने सबसे पहले, जो कि 558 से 529 तक इसने शासन किया BC तक, ठीक है।
522 में ये भारत पर आक्रमण करता है 522 BC में, पर इसका आक्रमण जो है सफल नहीं हो पाता। ठीक है, फिर 522 में ही दारा शिको, इसको दारा शिको को डेरियस प्रथम बोलते हैं, इसने आक्रमण किया और इसने सफल आक्रमण किया। तो यहाँ पे सफल चढ़ाई की बात होगी। ये पहला क्वेश्चन अगर आएगा तो फिर उसमें साइरस प्रथम, साइरस द्वितीय हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूनानी रोमन कला को कहाँ स्थान मिला हुआ है? तो यूनानी रोमन कला को स्थान प्राप्त हुआ है गांधार में। 78 ईस्वी सन से प्रारंभ होने वाला शक संवत का संस्थापक कौन था? तो कनिष्क था। नेक्स्ट, शक संवत किसने और कब शुरू किया था? तो कनिष्क ने शुरू किया था 78वीं ईस्वी में। वह महानतम किसान नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? तो उजाला बौद्ध नेता बन गया था, किसान नेता था। नेक्स्ट देखते हैं, संगम युद्ध का संबंध कहाँ के इतिहास से है? तो संगम युद्ध का संबंध, युग का संबंध तमिलनाडु से है। और नेक्स्ट देखते हैं, कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से जो कला विकसित हुई थी उसको किस नाम से जानते हैं? तो उसको गांधार कला के नाम से जानते हैं। किस राजा देश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया है और युद्ध त्याग की घोषणा की है? तो अभिलेख नंबर 13। इसमें कलिंग के बाद जितने लोगों की मृत्यु हुई थी उसके बाद जो है इनका अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और उसके बाद इन्होंने युद्ध न करने की प्रतिज्ञा ली थी। तो इसका जो अभिलेख है 13वें अभिलेख में हुआ है। और अशोक ने समूचे भारत और सिलोन मतलब श्रीलंका बौद्ध धर्म का प्रकार किस प्रकार किया था? तो धर्म महामात्रों को भेज कर किया था। इनकी पुत्री संघमित्रा भी गई थी। ठीक है, और सातवाहनों का सबसे बड़ा शासक कौन था? सातवाहनों का सबसे बड़ा शासक था गौतमीपुत्र शातकर्णी। किस भारतीय शासक ने कलिंग का युद्ध लड़ा था? तो अशोक। संगम साहित्य के संरक्षक थे पांड्य शासक। ठीक है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट देखते हैं, आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान किसे कहा जाता है? आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान कहा जाता है धन्वंतरी को। आर्यभट्ट और बराहमिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग से संबंधित है? गुप्त वंश के। कवि कालिदास किसके राज्य कवि थे? कवि कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज कवि थे, 9 रत्नों में से एक थे। ठीक है, गुप्त शासकों की दरबारी भाषा क्या थी? तो गुप्त शासकों की जो दरबारी भाषा थी वो संस्कृत थी। आगे देखते हैं, गुप्त वंश का कौन सा राजा था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? तो हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था स्कंदगुप्त। अपने प्रचार की नीतियों के कारण भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? प्रचार के कारण जो है समुद्रगुप्त। नेक्स्ट देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा की गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं, एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी का लेखक कौन है? कादम्बरी का लेखक है बाणभट्ट। हर्ष का राजकवि कौन था? हर्ष का राजकवि था बाणभट्ट। शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? आर्यभट्ट ने किया है। ठीक है, शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन आर्यभट्ट ने किया है। 65वां क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त वंश के दौरान कौन सा चांदी का सिक्का जारी किया गया था? तो रुपया। इसी को रुपया का बोलते थे, रुपया। रवि कीर्ति जो एक जैन थे और जिन्होंने ऐहोल प्रशस्ति की रचना की है, किस का संरक्षण प्राप्त है? पुलकेशन द्वितीय को। ऐहोल प्रशस्ति जो है पुलकेशन द्वितीय से संबंधित है। प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताइए। तो प्राचीन भारत का प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय तक्षशिला। ठीक है, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख बनवाया था हरिशेन ने।
परीक्षण ऐसे लिखेंगे। और उसके बाद है 738 ईस्वी में अरबों का पराजित किया था। किसको पराजित किया था? चालुक्यों ने। अरबों को चालुक्यों ने पराजित किया था। चालुक्य राजा जो पुलकेशन द्वितीय थे, उसको पराजित किसने किया था? नरसिंह वर्मन प्रथम। ठीक है। भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? सबसे पहली बार आक्रमण किसने किया था? अरब। ये मध्यकाल की बात है, मिडिवल मध्यकालीन भारत में बात। मूलतः चचनामा किस भाषा में लिखी है? तो चचनामा लिखी गई है अरबी भाषा। एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? और वो ये कृष्ण प्रथम ने करवाया था। एलोरा में ठोस शैल मतलब पत्थरों को काट कर बनाया गया जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है, उसका निर्माण किसने कराया था? किस राजाओं के संरक्षण में हुआ था? तो राष्ट्रकूट शासकों के संरक्षण में हुआ। ठीक है। महाबलीपुरम के 7 पैगोड़ा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं? तो पल्लवों के द्वारा। वह प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की? कौन था वो? वह प्रथम भारतीय शासक जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की, राजराज प्रथम। कुहार नगर की नींव किस चोल शासक ने रखी? कुहार नगर की नींव करिकाल शासक ने। अधिकांश चोल मंदिर किस देवी देवता को समर्पित हैं? तो अधिकांश चोल मंदिर जो है शिव को समर्पित है। अलबरूनी भारत में किसके साथ आया था? महमूद गजनवी के साथ आया था। किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? बघेल भीम ने पहली बार हराया था मोहम्मद गौरी। नेक्स्ट देखते हैं, चोल वंश में ग्राम प्रशासन के बारे में किस शिलालेख में लिखित है? तो उत्तरा मेरूर का जो शिलालेख है उसमें लिखा है ग्राम प्रशासन के बारे में। पुलकेशन द्वितीय किसका महानतम शासक था? तो पुलकेशन द्वितीय बादामी के चालुक्यों का जो महानतम शासक। कौन सी पुस्तक राष्ट्रकूट के राजा अमोघ वर्ष ने लिखी है? अभिराजमार्ग। राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष ने लिखी है अभिराजमार्ग। प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? प्रतिहार वंश का महानतम राजा था भोज, जिसको मोहिर भोज कहते हैं। आगे देखते हैं, अजंता एलोरा की गुफाएं कौन से शहर के पास स्थित है? औरंगाबाद में, महाराष्ट्र में। और आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार में बुद्ध की सबसे बड़ी एक आत्मीय प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? तो बामियान में स्थापित की गई है। अंकोर वाट मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में है। अजंता की चित्रकला कृतियों में वर्णित कथानक है, क्या कहते हैं? जातक कथा कहते हैं। व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी की रचनाकार पाणिनि। अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित हैं? तो गुप्त काल से संबंधित हैं अजंता कलाकृतियां। पुरुष पर नहीं, पुरुष किसका दूसरा नाम है? तो पुरुष जो है पेशावर का दूसरा। बरामीर का पच्च सिद्धांतम किससे संबंधित है? तो खगोल विज्ञान से संबंधित है। बरामीर जो है खगोलशास्त्री थे। पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया है? विष्णु शर्मा ने किया है। कंबोडिया में स्थित जो अंकोर वाट का सुप्रसिद्ध विष्णु मंदिर है उसको किसने बनवाया था? तो कंबोडिया का अंकोर वाट का सुप्रसिद्ध विष्णु मंदिर सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया है। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी, तो कौन सी भाषा थी? संस्कृत। ठीक है। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे गुप्त काल में। आगे देखते हैं, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिना दुर्ग के एकमात्र हिंदू नगर कौन सा था? देवी माता की पूजा संबंधित है सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी 1921। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा की सभ्यता कांस्य युगीन थी।
सिंधु घाटी के घर किसके बने होते थे? ईंटों से बने होते थे, कच्चे और पक्के दोनों थे। किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? तो लड़काना जिले में। पंजाब के पाकिस्तान का जो पंजाब वाला एरिया है वहां पे लड़काना जिला है, उसी में मोहनजोदड़ो जो है स्थित। कौन सा प्राचीन भारतीय नगर 3 विद्वान संतों कपिल, गार्गी और मैत्रेय का था? मिथिला। 8वां क्वेश्चन देखें, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया? तांबा धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जानते हैं? तो श्रमण के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के चरणों का क्रम क्या है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, यज्ञ सूत्र किस वेद से संबंधित? तो यज्ञ सूत्र यजुर्वेद में है। उपनिषद रूप से क्या अर्थ होता है? उपनिषद होता है कि पास में बैठ के ज्ञान ग्रहण करना। सिंधु घाटी सभ्यता का बोधि कौन सा था? बड़ा लोथल वहां पे स्थित है। जब बोधि बड़ा जो है वो वहां पे स्थित है, तो वो है गुजरात। महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? जय संहिता था। तो इसमें 8,800 श्लोक थे, ठीक है, तब इसको जय संहिता कहते थे। उसके बाद इसमें 1200 श्लोक हुए, 12,000 श्लोक हुए, तब इसको भारत कहने लगे। इसके बाद जब इसमें 1,00,000 श्लोक हैं अभी, लाख हो गया, हाँ 1,00,000 श्लोक है, अब इसको बोलते हैं महाभारत। ठीक। सिंधु घाटी से कौन सा एक स्थल पाकिस्तान में है? हड़प्पा। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग जिसकी पूजा करते थे तो पशुपति की पूजा करते थे। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? ग्रेट ग्रेनरी या अन्नागार। किस प्रकार का मृद भांड भारत में द्वितीय शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है? उत्तरी काले पॉलिश दार जो बर्तन है वो द्वितीय शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में माउंट आबू पर दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो किस धर्म के अनुयायियों द्वारा बनवाया गया था? वो जैन धर्म के अनुयायियों द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अजंता की चित्रकारी किससे प्रेरित है? तो दयालु बुद्ध से प्रेरित है या बौद्ध धर्म से प्रेरित है? बौद्ध हुआ। बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? तो मैत्रेय को माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, बौद्ध धर्म का निर्माण स्थल कहाँ पे है? कुशीनगर में है। कौन सा है? तो कुशीनगर है। बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा था, वो कौन था? तो स्त्रियां थी और शूद्रों को इन लोगों ने अपने संघ में स्थान दिया था। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। कौन सा भारत में लिखित सबसे आद वाला जो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है वो है वामसात-पाक्षिणी जो है अंत में लिखा जाने वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। अलेक्जेंडर और पोरस में लड़ाई लड़ी गई थी झेलम नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म का कौन सा धर्म है? तो ये है बुद्ध धर्म या बौद्ध धर्म। प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था राजगिरी में। मिलिंद तन्मो क्या है? मिलिंद तन्मो एक बौद्ध ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाला बौद्ध भिक्षु कौन था? पद्मशंभु। बुद्ध का अर्थ है प्रबुद्ध व्यक्ति। उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। तो युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था मगध में।
मगध जो है गया के पास स्थित, जो बिहार में है, गया जिला अभी। और जहाँ पे गया के जंगल थे, इन जंगलों से इनको इमारती लकड़ी और सेना के लिए हाथी मिल जाती थी। इमारती लकड़ी से महल बनता था लोगों का, और हाथियों का प्रयोग सेना में किया जाता था। ठीक है, तो सबसे पहले हाथी का प्रयोग मगध में हुआ था। जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें होगा आगम, अंग नहीं होगा, आगम होगा। ठीक है, और प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई थी? तो प्रथम बौद्ध परिषद आयोजित हुई थी राजगीर में। बुद्ध के उपदेश जो है पाली भाषा में है। अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? कलिंग युद्ध के बाद अशोक का परिवर्तित हो गया था। सेलिकस निकेटर किसके द्वारा पराजित हुआ था? सेलिकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक की पत्नी कौन थी जिसने उसको काफी प्रभावित किया था? तो पारुआकी। कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 बीसी में हुआ था कलिंग युद्ध। भारतीय रंगमंच में यवनिका शब्द का प्रयोग यूनानियों ने किया था। सातवाहन सबसे पहले सिक्के अपने सिक्के मुक्ता किस धातु से बनाते थे? तो सीसे के सिक्के या लेड के सिक्के। बहुत याद रखिएगा कि सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए हैं, सबसे अधिक गुप्त शासक, लेकिन सबसे अधिक शुद्ध सोने के सिक्के वो जारी किए हैं कुषाण शासकों ने। लेकिन चलाया किसने था? यूनानियों ने। सोने के सिक्के चलाना प्रारंभ किसने किया था? यूनानियों ने। स्वर्ण मुद्रा, भारत, देखिए यहाँ क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा चलाने वाला शासक कौन था? तो भारतीय यूनानी। भारत के लिए महान शिल्प मार्ग किसने आरंभ किया था? कनिष्क ने आरंभ किया था। और कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र का हुआ था? तो कुषाण काल में कला का विकास सर्वाधिक हुआ था। और भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस काल पर आधारित है? तो शक काल पर आधारित है, शक संवत पर आधारित है ना, 78 ईसा पूर्व ईस्वी। कनिष्क किस वर्ष में राज सिंहासन पर बैठा? तो 78वीं ईस्वी में। किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? सबसे पहले 1837 में जेम्स प्रिंसप ने। और चौथी शताब्दी ईसा पूर्व का यही शिलालेख है, मतलब कुछ अभिलेख हैं जो है अशोक के, जिनको पढ़ने में सफलता प्राप्त की। इनके पहले के जो अभिलेख हैं उनके बारे में अभी तक कुछ जानकारी मतलब मिली है, लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता। राजा खारवेल किसके चेदी वंश के महानतम शासक थे? तो कलिंग के। और मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया था? तो शुंग वंश। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति थी तक्षशिला में। बौद्ध धर्म का संरक्षण कुषाण शासक कौन था? कनिष्क। और सातवाहन साम्राज्य का संस्थापक ऐसे अगर पूछा जाएगा तो आप बताएंगे शिवमुख, लेकिन महानतम शासक दंतित नहीं, इसका नहीं, राष्ट्रकूटों का दंतित है, सातवाहन का शिवमुख का। ठीक है, फिर आप यहीं पे हम अपना आज का टॉपिक कंप्लीट करते हैं। अब हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में अगले सीरीज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।